हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना बेसिक मैथ का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज का लेक्चर है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज इस लेक्चर में अपन देखेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ कहाँ है फिजिक्स में, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वैसे क्लास 12th मैथ्स का टॉपिक है, क्लास 12th में अपन पढ़ते हैं मैथ्स में, ठीक है। बट कुछ बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन, बेसिक फार्मूला, कुछ बेसिक थिंग्स, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पढ़ना होगा फिजिक्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को। तो पहली बात, इंटीग्रेशन होता क्या है, या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अर्थ में दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे सपोज इसका यूज़ देखो कहाँ पे आता है। जैसे मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दिया है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे एस इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है टी क्यू, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टी टाइम है, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, हमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से वेलोसिटी पता करो क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पता करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मतलब कि इस फंक्शन को, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, टाइम के जिस फंक्शन में दिया हुआ, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हम भी यहाँ पे लिख लेंगे डी एस अपन डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से हमको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, 3t स्क्वायर। ये हो गया मतलब कि वेलोसिटी। हाँ, अगर मान लो ये बात, अगर हमको यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो, मान लो वेलोसिटी का फंक्शन 3t स्क्वायर दिया हो, तो इससे अगर हमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या था, उसका क्या होगा, इस केस में हम फंस जाएंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं। अगर फर्दर हम यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कोई मान लो को इस तरह से यहाँ पे हमें कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके जब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, तो मान लो एफ स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन आया, ठीक है। ये मतलब कि डिफरेंशियल फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स का, ठीक है। तो हमें अगर मान लो ओरिजिनल फंक्शन चाहिए जिसको हम डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल फंक्शन निकाले स्मॉल एफ एक्स, तो हमें इसको ओरिजिनल फंक्शन को लाने के लिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सिंपली इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स फिनोमिना है, रिवर्स प्रोसेस है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ध्यान रखना ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का अपन यूज़ कहाँ कहाँ कैसे और कैसे करते हैं फिजिक्स में। जैसे देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जिस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज़ करते थे अपन एरिया मतलब स्लोप निकालने के लिए। हम याद करो जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे अपन, ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन, आप जाके सर्च कर सकते हो, डिफरेंशिएशन पढ़े थे अपन, इसमें क्या निकालते थे अपन, स्लोप निकालते, ठीक है, स्लोप। तो इंटीग्रेशन में क्या निकालते अपन, इंटीग्रेशन का अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन में अपन निकालते हैं, इसमें निकालते हैं एरिया, ठीक है, एरिया निकालते हैं। जैसे मान लो ये y वर्सेस x ग्राफ है, ठीक है, ये y वर्सेस x ग्राफ है। तो इसमें मान लो इस तरह से कोई ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो इसके इंक्लूज जो एरिया होगा, इस एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए, इसका जो एरिया है, ये एरिया निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। या तो इसमें, इस केस में तो सिंपल है, इसमें तो सिंपल एरिया निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेंगल शेप बन रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल के हम एरिया निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है, सिंपली एरिया निकाल सकते हैं। फिर वहाँ पे मान लो हमको अगर कोई मान लो ट्रेंगुलर शेप दिया हुआ, रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेंथ टू ब्रेथ करके आराम सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमको मान लो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से कर्व दिया हो, इस तरह से कर्व दिया हो, ठीक है, मान लो इस तरह से हमें कर्व दिया है, इस केस में एरिया कैसे, मान लो इस कर्व में इतना दूर का एरिया हमें निकालना है, ये एरिया निकालना है, इस कर्व में इंक्लोज एरिया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एरिया निकालने के लिए, ये मान लो y वर्सेस x ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे x1 है,
यहाँ पे x2 है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, यहाँ तो लेंथ तो ब्रेथ तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कर्व है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेगुलर फिगर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस इस तरह से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक स्ट्रिप मान लेंगे, छोटा छोटा स्ट्रिप, इसको इस पूरा फिगर को हम छोटा छोटा स्ट्रिप में हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे dx मान लेंगे इसको, ये dx लेंथ हो गया। और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है ये लेंथ जो है ये y1 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे इस स्ट्रिप का, अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रिप का यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, इस स्ट्रिप का यहाँ पे ये dx लेंथ हो गया, ये y1 हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो मान लो a1 एरिया है, ये क्या होगा, ये होगा y1 इंटू dx, ठीक है। इस तरह से और सारा स्ट्रिप मान लेंगे, ढेर सारा स्ट्रिप, पूरे फिगर में हम ढेर सारा स्ट्रिप मान लेंगे और सारा स्ट्रिप का यहाँ पे dx लेंथ का मान लेंगे, यहाँ y2 हो गया, तो इस तरह से a2 निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से a2 निकाल लेंगे y2 इंटू dx, ठीक है, y2 इंटू dx, ठीक है। इस तरह सबको हम ऐड कर देंगे, इस सबको हम अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो एक अलग अलग स्ट्रिप हो गया, एक डिस्क्रीट स्ट्रिप हो गया। जब इसको अपन ऐड करते हैं एरिया यहाँ से, जब यहाँ पे एरिया ऐड करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे समेशन का साइन लगाएंगे, ये इसको बोलते हैं समेशन ऑफ, ठीक है। मान लो यहाँ पे समेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से y का वैल्यू जो है y1 से लेके मान लो n वैल्यू तक आएगा, यहाँ से 1 से लेके यहाँ पे n तक आएगा, n वैल्यू तक आएगा, ठीक है, y का वैल्यू, इसको बोलेंगे समेशन आर्स में। लेकिन होगा क्या, इस केस में दिक्कत क्या आता है, इस केस में दिक्कत यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ है डिस्क्रीट चीज़ के लिए, डिस्क्रीट बोले तो अलग अलग चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसके लिए अपन ये चीज़ फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इसको तो हम dx मान लिए, स्ट्रेट लाइन मान लिए, लेकिन यहाँ पे तो कर्व है, तो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्सन यहाँ पे बच जाएगा, हर केस में कुछ कुछ पोर्सन बच जाएगा। ये कुछ कुछ पोर्सन बचे ना, ये कुछ कुछ पोर्सन हर जगह बचे ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस ऐड करना पड़ेगा। कंटिन्यूस ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समेशन का साइन हटा के, यहाँ पे एरिया अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे समेशन का साइन हटा के यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। इस केस में y इंटू डी एक्स लगाना पड़ेगा, और इसका जो मान लो यहाँ पे x1 से लेके x2 तक निकालना है एरिया हमें, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 टू x2, ठीक है। यहाँ जो x1 और x2 है, ये जो x1 और x2 है, इसको x2 को अपन बोलते हैं अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये लिमिट कहाँ तक हमको निकालना है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये हो गया अपर लिमिट, लो चला हुआ लोअर लिमिट, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, ये सिंपल मीनिंग था क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, देखो। अब बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है, जैसे पहला है, मान लो हमें y दिया हुआ, y इक्वल टू दिया हुआ x टू द पावर n, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं x टू द पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, ठीक है, x पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, ठीक है। और साथ में एक कांस्टेंट c, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ये लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे लिमिट ना हो तो, अगर यहाँ पे मान लो 1 और 2 कुछ भी यहाँ पे 1 और 2 या a और b कुछ भी लिमिट अगर लगा हो यहाँ पे, जैसे x1 और x2, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन तो उस केस में अगर यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, इस केस में इसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल, और यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ उसको बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। जैसे इस केस पे लिमिट नहीं दिया हुआ है तो ये हुआ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये और डिटेल्स में पढ़ना है 12th में, मैथ्स अगर मेरा टॉपिक है तो मैथ्स पढ़ेंगे अपन, सब्जेक्ट अगर मैथ्स है तो मैथ्स में पढ़ते हैं अपन 12th में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, अगर सी यहाँ पे कोई ये लिमिट ना लगाएं तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल, बस यहाँ पे सी बस लिखा जाता है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए सी आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। चलो अरस में ध्यान दो, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पावर n, वही एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे ई सपोज हमें y इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल वही ले लो ना। अगर हम यहाँ पे s इक्वल टू, जैसे हमें x इक्वल टू x नहीं v इक्वल टू v बराबर मान लो कि t स्क्वायर है, v बराबर t स्क्वायर है,
तो यहाँ पे हमको एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो एस बराबर क्या होगा यहाँ पे, वी डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, वी डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी कितना है, टी स्क्वायर डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, टी क्यूब अपन 3, ठीक है, टी क्यूब अपन 3। अब देखो, अब पिछले वाले केस में हम क्या एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे कि हमें यहाँ पे एस निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है वी को 3t स्क्वायर, वी बराबर क्या दिया हुआ है 3t स्क्वायर। देखो इस केस में हमको एस निकालना है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वी और डी टी, वी डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वी का वैल्यू कितना आ गया, 3t स्क्वायर इंटू डी टी है यहाँ पे, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3t 2 + 1 3 अपन में 3 n+1 अपन n+1, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 3t क्यू आ गया, मतलब टी क्यूब आ गया। देखो यहाँ पे एस बराबर 3t क्यूब था, वो फिर से एस बराबर टी क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये था, मतलब कि हाँ ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, एक फॉर्मूला ही हो गया। देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमें 1/y = 1/x दिया हुआ है, सेकेंड है y बराबर 1/x। इस केस में अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/x इंटू डी एक्स, तो ये क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln x। ये क्या होता है, ln x, ठीक है। 1/x का क्या होता है, ln x, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए हम सी लिखा है, क्योंकि लिमिट नहीं लगाए इसलिए सी लिखे यहाँ पे, अगर लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे सी नहीं लिखते, ठीक है। ln x ऐसे इसलिए होता है थोड़ा सा, ln x, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर मान लो y = में दिया हुआ है sin x, y = sin x, ठीक है। इस केस में हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, अच्छा बताओ, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस ऑफ कॉस और माइनस कॉस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ध्यान दो, फोर्थ है, अब y = cos x दिया हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, ठीक है, क्या होता है cos x का साइन एक्स। तो यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा, cos x का सॉरी cos x का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है cos x डिफरेंशिएशन, तो cos x क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x का, cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में क्या होता था, साइन एक्स मतलब कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इसका, रिवर्स प्रोसेस है। याद करो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो मान लो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे हमको दे दिया है y = ठीक है sec² x, ठीक है। तो sec² x इंटू डी एक्स, अगर यहाँ पे इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, sec² x से क्या आएगा 10x। याद करो 10x का क्या होता था 10x प्लस सी, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec² x, इसलिए sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और बताओ उसके बाद देखो हमें y = एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाए थे अपन, y = में e⁻x दिया हो, अगर हम e⁻x दिया है, इस केस में क्या होगा, इस केस में e⁻x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा e⁻x ही हो जाएगा,
प्लस सी, क्योंकि ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही होता था। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो, ये था कुछ, ये कुछ फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ रूल है, ठीक है। फर्स्ट रूल पहला रूल क्या है, जैसे मान लो कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, कोई फंक्शन मान लो जी एक्स कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, प्लस सी, प्लस सी। अब ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे है, सपोज मान लो एफ एक्स, एफ जो है जैसे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, वो खुद में एक फंक्शन है, ठीक है, ये खुद में एक फंक्शन है इंटू डी एक्स। फंक्शन जो है वो खुद में एक फंक्शन है ए एक्स का, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। इस केस में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो क्या होगा, 1/a इंटू जी ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ पे हमें क्या है, अब यही फंक्शन अगर यहाँ पे हमको लिमिट दे दिया हो, सपोज मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट करें लिमिट ए से बी तक इंटू डी एक्स, ठीक है, ये इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये क्या आएगा, वो फंक्शन एक्स एफ एक्स आता है, तो यहाँ पे आएगा बी का फंक्शन, ठीक है, अपर लिमिट माइनस ऑफ एफ लोअर लिमिट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगाया है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, जैसे कि जैसे मान लो हमें करा कि इवेलुएट पता करने के लिए इवेलुएट 2x इंटू डी एक्स। बताओ 2x का इंटीग्रेशन निकालो, कैसे निकालेंगे अपन? देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, तो क्या आएगा, ये 2x करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 2, तो 2x पावर क्या होगा, 1 है यहाँ पे, 1 + 1 2, अपन में 2, तो कट जाएगा यहाँ से 2 से 2, ठीक है। अब प्लस सी, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो क्या आ गया, x² प्लस सी। ध्यान दो, तो यहाँ जो x² है, ठीक है, यहाँ जो हमें x² दिया हुआ है, इसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, और ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। आर्बिट्री मतलब कुछ भी, कोई भी, मतलब कि, ठीक है, ये आगे से हायर क्लास में मैथमेटिक्स में अपन समझते हैं ये सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमारे लेवल पे सी का कोई ऐसा मतलब कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, हमारे लेवल पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x हो गया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं और, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, मान लो हमको दिया हुआ है 5x² dx का इंटीग्रेशन, तीसरा दिया हुआ है 7x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे? देखो अगर हम बात करते हैं 5x², तो ये यहाँ पे क्या होगा, 5x का क्या हो जाएगा, 5x क्या होगा, x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ अपन में क्यूब, ठीक है,
प्लस सी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 7 यहाँ पे है, ठीक है, 7, तो 7 यहाँ पे रखो, 7 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, और यहाँ पे x का पावर क्या होगा -2, तो -2 प्लस 1 अपन में -2 प्लस 1, तो क्या हो गया ये -1, तो ऊपर यहाँ माइनस हो जाएगा -7 एक्स का वर्ग -1, तो क्या हो जाएगा -7 अपन में x, ठीक है, प्लस सी, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो इस तरह से ये अपन देखते हैं कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो कुछ हम जो है वैल्यू ले लेते हैं जहाँ पे हमें ये मतलब कि हमें जो है लिमिट दिया हो, ठीक है। जैसे कि सपोज क्वेश्चन यहाँ पे है, मान लो हमको दिया हुआ है x² dx, इसका लिमिट 1 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये जो है इसका वैल्यू क्या होगा, इसको इवेलुएट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा x² क्या होगा x⁻3/3, ये लिमिट कहाँ तक है, ये लिमिट 1 से लेके 2 तक है। इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इस केस में क्या होता है अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, लोअर लिमिट का हटाते हैं उससे पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2/3, ठीक है, माइनस ये अपर लिमिट हो गया, माइनस फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, 8/3 माइनस 1/3, तो क्या आ गया यहाँ पे 8 - 1/3, मतलब 7/3, यही आंसर है। कोई दिक्कत, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो नेक्स्ट, जैसे सपोज हमें दिया हुआ है जैसे हमें y = सपोज मान लो दिया हुआ है, या फिर y ये भी दिया हमको sin x × dx, sin x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें दिया हुआ है लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2, 0 to π/2, ये दूसरा क्या होगा बताओ, हमें अभी क्या पता है, हमें पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का होता है माइनस ऑफ cos x, sin x का क्या होता है, इसका क्या होता है माइनस ऑफ cos x, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट है तो c नहीं रखेंगे, यहाँ लिमिट रखेंगे, लिमिट कितना है 0 से π/2, तो अपर लिमिट पर रखेंगे यहाँ पे वैल्यू माइनस cos π/2, अपर लिमिट पर रख दिए यहाँ पे x के जगह पे वैल्यू, ठीक है। अब ये अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे, अपर लिमिट रख के वैल्यू पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस ऑफ cos 0, ठीक है। अब ध्यान दो cos 90 क्या होता है, cos 90 cos π/2 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस, और देखो cos 0 1, तो यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +1, ये हो गया 1 हो गया आंसर इसका, कोई दिक्कत, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल इस तरह से अपन यहाँ पे यूज़ में आएगा, आ रहा समझ में, इस तरह में ये इंटीग्रेशन यूज़ में आएगा, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, चलो ठीक है गाइस, तो ये था अपना इंटीग्रेशन, सिंपल सा बेसिक्स, इतना हमें यूज़ में आएगा, ठीक है।
और जैसे जैसे आगे यूज में आता है उस तरह से अपन वहाँ पे डील करते रहेंगे। तो बेसिक्स फॉर्म अपन बहुत बेसिक फॉर्मूला और बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन का अपन यहाँ पे देख लिए, ठीक है। इतना कुछ ध्यान रखना तत्काल, ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए। बाकी इससे और डिटेल्स में अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।